2 weekends away with best friends. Kate? You lose something. My friend. I have to charge you for the 2 extra guests. What are you saying? Oh my God. मूवी शुरू होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो पानी में तैर रही होती है। अब इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ है ये तो हमें मूवी में ही पता चलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये मूवी एक सॉलिड मर्डर मिस्ट्री पर बेस्ड है। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम बेथ है और वो अपनी फ्रेंड केट के साथ क्रोएशिया में वीकेंड सेलिब्रेट करने आई है, क्योंकि केट का रिसेंटली अपने हस्बैंड से डाइवोर्स हुआ है। अब जेन नाम का एक ड्राइवर बेथ को होटल तक ड्रॉप करता है और उससे एक कार्ड भी देता है। तभी हम देखते हैं कि केट आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होती हैं। बेथ और केट दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं, क्योंकि बेथ काफी शाय और रिजर्व रहने वाली लड़की है, वहीं केट बहुत बोल्ड होती है। और ये सारी चीजें हमें इस बात से शो होती है कि केट को अपने डाइवोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट वो तो इसे सेलिब्रेट कर रही है। खैर, बेथ एक प्रेजेंट लाती है केट के लिए, लेकिन उसका एक मोती टूटकर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर बेथ काफी परेशान हो जाती है। वहीं केट को ये गिफ्ट बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो बेथ से बहुत ज्यादा प्यार करती है। और आज शाम ये दोनों साथ में डिनर के लिए जाने वाले हैं, जिसके लिए बेथ तैयार होते होते अपने हस्बैंड रॉब और अपनी बेटी से बात करती है। और उनकी बातों से ये लगता है कि इस वीकेंड ट्रिप पर रॉब उसकी बेटी को संभालने वाला है। तभी वहाँ पर अचानक से केट आ जाती है और बेथ को लेकर वो वहाँ से बाहर निकलती है। होटल से निकलते वक्त उन दोनों को होटल का ओनर मिल जाता है, जिसे बेथ काफी अच्छे से बात करती है। वहीं ओनर को देखकर ऐसा लगता है कि वो कुछ नॉर्मल नहीं है। अभी वो लोग रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं और जहां पर पहुंचकर केट काफी महंगा खाना और वाइन ऑर्डर करती है। इसके लिए बेथ उसे मना भी करती है, पर वो नहीं मानती है, क्योंकि वो कहती है कि वो अपने एक्स हस्बैंड का कार्ड यूज कर रही है, इसलिए उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि केट के पास किसी की कॉल आती है, जिस पर केट काफी ज्यादा भड़क जाती है और उन दोनों के बीच में फोन पर ही काफी झगड़ा होता है। उधर वेटर आता है और बेथ से कहता है कि आपका क्रेडिट कार्ड अभी करंटली काम नहीं कर रहा है। और जब केट वापस आती है तो बेथ उसे कार्ड के बारे में बताती है। तभी केट भी कहती है कि हाँ, मेरे हस्बैंड ने कार्ड को ब्लॉक कर दिया है, इसलिए हमें पेमेंट कैश में करनी पड़ेगी। बेथ डिनर के बाद काफी ज्यादा थक जाती है और वो होटल वापस जाने की बात कहती है, पर केट उसे मना करती है और कहती है कि अभी तो हमें क्लब भी जाना है। इसलिए केट के बार बार इंसिस्ट करने पर बेथ मान जाती है। फिर वो दोनों जेन की टैक्सी से क्लब जाते हैं। क्लब पहुंचकर केट दो अनजान लड़कों से बातें करने लगती है, पर बेथ शादीशुदा होती है, इसलिए उसे ये सारी चीजें काफी वियर्ड लगती हैं। तभी केट उससे कहती है कि एक रात मजे कर लेने से कुछ नहीं चला जाता, और वो दोनों लड़के उन दोनों के लिए ड्रिंक लेने चले जाते हैं। अब उन लोगों ने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी कि उन्हें कुछ भी होश नहीं रहता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां बेथ की हालत बहुत बुरी हो रखी होती है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत खराब हो चुकी है, क्योंकि काफी दिनों बाद उसने इतनी ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम की थी। अब उसका ध्यान एकदम से केट की ओर जाता है और वो केट को इधर उधर रूम में ढूंढने लगती है, पर वहाँ पर केट कहीं पर भी नहीं होती है। वो केट को कॉल करने की कोशिश भी करती है, पर केट उसका कॉल नहीं रिसीव करती। अभी बेथ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और एक बार फिर से वो पूरे रूम को चेक करती है, जहां उसे केट की रात वाली ड्रेस नजर आती है और साथ ही साथ कुछ ब्लड और कांच के टुकड़े भी नजर आते हैं, जिसे देखकर उसे लग जाता है कि जरूर केट के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। इसीलिए बेथ तुरंत अपने हस्बैंड रॉब को कॉल करती है और सारा इंसिडेंट बताती है। इस पर रॉब कहता है कि केट ऐसी ही है, जरूर वो तुम्हारे साथ कोई प्रैंक कर रही है। पर पता नहीं क्यों बेथ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि केट ऐसा भी कर सकती है, क्योंकि बेथ उसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानती थी। अब वो होटल के ओनर के पास जाती है केट के बारे में पूछने, पर वो उससे कहता है कि उसे केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पर हाँ, कल रात में जो आप लोगों के साथ 2 एक्स्ट्रा गेस्ट आए थे, उनके एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेंगे। इसका साफ मतलब होता है कि वो दोनों लड़के इन दोनों के साथ कल होटल आए थे।
अभी बेथ बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पुलिस स्टेशन जाती है, जहां पर उसे पविक नाम का एक ऑफिसर मिलता है और बेथ उसे रात का सारा इंसिडेंट बताती है। इस पर वो ऑफिसर उस पर हंसता है और कहता है कि जरूर आपकी फ्रेंड आपके साथ कोई मजाक कर रही है, पर बेथ कहती है कि ये कोई मजाक नहीं है, आप प्लीज हमारी कंप्लेन लिखिए। इस पर ऑफिसर डिनाई कर देता है और कहता है कि हम 24 घंटे पहले किसी की भी कोई रिपोर्ट नहीं लिखेंगे और उससे वो जाने के लिए कहता है। अब बेचारी बेथ टैक्सी ड्राइवर जेन को कॉल करती है क्योंकि उसके पास अभी कोई भी और ऑप्शन नहीं रहता है और वही वो सेकंड इंसान होता है जिसे वो केट के अलावा यहाँ पर जानती थी। अभी बेथ क्लब के बारे में पूछती है क्योंकि कल रात का उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। जेन उसे क्लब तक पहुँचा देता है और उसे हेल्प के लिए भी ऑफर करता है, पर बेथ उसे मना कर देती है, ये कहकर कि वो अकेले ही सब कुछ हैंडल कर लेगी। बेथ अब अंदर जाती है और कल रात के बारे में पूछताछ करती है, पर क्लब का कोई भी मेंबर उसे कुछ भी नहीं बताता। पर जैसे ही जेन वहाँ पर आता है वो लोग उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि क्लब में जो 2 लड़के उनके साथ में थे वो कोई और नहीं बल्कि मेल स्क्वाड थे और क्लब के कई लोगों ने उन्हें और भी लड़कियों के साथ देखा है, लेकिन इससे ज्यादा उन लोगों को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। पर जैसे तैसे करके बेथ उनका पता लगा लेती है और नेक्स्ट मॉर्निंग वो जेन की हेल्प से उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है और वो दोनों लड़के बेथ को देखते ही वहाँ से भागने लगते हैं, पर जेन एक का पीछा करके उसे पकड़ लेता है। फिर पकड़े जाने पर वो लड़का उसे बताता है कि उनका इरादा सिर्फ चोरी करने का था, इसीलिए वो केट को वहीं होटल में छोड़कर उसका पर्स लेकर वहाँ से भाग गए थे। अब जेन की हेल्प से बेथ को केट का पर्स और फोन भी मिल जाता है। उसके बाद जेन अपने बारे में बताता है कि वो सीरिया से है और उसकी वाइफ जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था वो एक बम ब्लास्ट में मारी जाती है और तब से लेकर आज तक वो अकेले ही ऐसे रह रहा है। इसके साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि बेथ बिल्कुल उसकी वाइफ की तरह है क्योंकि वो भी लोगों पर जल्दी ही ट्रस्ट कर लेती है। अभी बेथ को कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है, इसलिए उसको शक है कि शायद उसकी ड्रिंक में किसी ने ड्रग मिला दिया था, पर उन दोनों लड़कों से पूछने पर वो दोनों साफ मना कर देते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इसीलिए बेथ का शक कहीं न कहीं केट पे जाता है और वो केट का पर्स लेकर सीधा पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ पर जेन उसे मना करता है कि वो उसके बारे में पुलिस वालों को कुछ भी ना बताए, नहीं तो इससे उसका वीजा कैंसिल भी हो सकता है। अभी बेथ के वहाँ पहुँचते ही वो एकदम शॉक में आ जाती है क्योंकि पविक ने अभी तक उसकी रिपोर्ट ही नहीं दर्ज की थी, इसीलिए अब ये केस एक फीमेल ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करती है और जब उसे ये पता चलता है कि बेथ को ड्रग दिया गया है तो वो उसे ब्लड टेस्ट के लिए भेज देती है। वहाँ से निकलकर बेथ सीधा केट के हस्बैंड को कॉल करती है, जो उसे ये कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमेशा से वही करती थी, पहले तो खुद ही गायब हो जाती है और बाद में फिर से अपने आप ही आ जाती है। एक्चुअली ये काफी स्ट्रेंज होता है कि उसके हस्बैंड को क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता क्योंकि उन दोनों को बात किए हुए काफी टाइम हो चुका था, जिससे ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि उस इवनिंग केट किसी और से ही आर्ग्यू कर रही थी। बेथ अब वापस होटल जाती है जहाँ उसके रूम से कुछ आवाजें आने लगती है, जिसे सुनकर उसे लगता है कि केट वापस आ गई है, पर एक्चुअली वहाँ पर होटल का ओनर होता है जो उनका सामान पैक कर रहा होता है और ये कहता है कि उनका चेकआउट का टाइम हो चुका है, इसलिए उन्हें अब यहाँ से जाना होगा। ओनर बेथ को काफी गलत नजर से देखने लगता है, जो बेथ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी ओनर उसे एक ऑफर देता है कि तुम सीढ़ियों के नीचे वाले रूम में रह सकती हो, क्योंकि अगर तुम्हारी फ्रेंड वापस आती है तो वो सबसे पहले इसी होटल में आएगी, साथ ही साथ तुम यहाँ पर रहकर उसके बारे में और भी कुछ पता। ये सुनकर बेथ उसे हाँ कह देती है और दूसरे रूम में रहने लगती है। अब बेथ जेन को कॉल लगाती है उससे मिलने के लिए और वो दोनों टैक्सी में बैठने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से रॉब आ जाता है, जो बेथ पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है और ये कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल की, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही। रॉब को वहाँ पर देखकर जेन वहाँ से चला जाता है। रॉब काफी शक्की किस्म का आदमी होता है, इसलिए वो बेथ पे काफी घटिया इल्जाम लगाने लगता है, जिसे सुनते ही बेथ रोने लगती है। उसके बाद बेथ रॉब को सब कुछ बताने ही वाली होती है कि तभी पुलिस की कॉल आ जाती है और वो लोग कहते हैं कि उन्हें केट की बॉडी मिली है, जो काफी टाइम से ही पानी में तैर रही थी। ये सब इंसिडेंट देखने के बाद रॉब वापस से घर जाने का फैसला लेता है और बेथ को बाकी की फॉर्मेलिटीज
पूरी करने के लिए कहता है। अभी बेथ पविक से कहती है कि उसे केट के साथ कुछ टाइम अकेले रहना है और बड़ी चालाकी से वो फोन को अनलॉक कर लेती है। फिर कॉल हिस्ट्री से उसे पता चलता है कि उस इवनिंग वो रेस्टोरेंट में किसी और से नहीं बल्कि रॉब से बात कर रही थी। साथ ही साथ उन्हें उन दोनों के मैसेजेस भी मिलते हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि उन दोनों का आपस में अफेयर चल रहा था। ये अफेयर एक 1 नाइट स्टे था, जिसके बाद रॉब काफी सीरियस हो गया था और वो केट के पीछे पड़ गया था। वहीं केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो मूव ऑन कर चुकी थी। अभी बेथ मैसेजेस पढ़ ही रही होती है कि तभी पविक उसे आवाज लगाता है और हड़बड़ाहट में वो फोन नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी स्क्रीन टूट जाती है। उधर टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट्स आ जाती है, जिससे पुलिस वालों को ये पता चलता है कि केट की बॉडी में ड्रग्स पाया गया है। साथ ही साथ बेथ के भी सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं। बेथ की बॉडी में केटामाइन नाम का ड्रग्स, जबकि केट की बॉडी में कोकीन और केटामाइन दोनों ड्रग्स पाए गए हैं। अभी पुलिस वालों का शक सीधा बेथ पे जाता है, क्योंकि किसी ने भी उस रात बेथ के ड्रिंक में ड्रग्स नहीं मिलाया था। इसीलिए पविक सीधा बेथ के होटल जाता है और उसका पासपोर्ट जब्त कर लेता है। साथ ही साथ वो होटल के मालिक से भी मिलता है और उसे अपना नंबर देता है, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलने पर वो सीधा उसे इन्फॉर्म कर सके। बेथ अब सीधा रॉब को कॉल करती है और उसके और केट के अफेयर के बारे में उससे पूछती है। पहले तो रॉब मना कर देता है, लेकिन उसके बाद वो एक्सेप्ट करता है कि वो बस एक गलती थी। इतना सुनते ही बेथ बेचारी रोने लगती है। आखिर वो कर भी क्या सकती थी? वो चाहे तो भी पुलिस को कुछ भी नहीं बता सकती है, क्योंकि इससे तो पुलिस का शक यकीन में बदल जाएगा और वो बिना गलती के ही फंस जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही पुलिस बेथ को अरेस्ट करने आ जाती है। उसके साथ ही वो उन्हें बताती है कि उसका कांटेक्ट जेन के साथ था, इसीलिए उन्होंने जेन को भी अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि जेन का लिंक काफी बड़े बड़े क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से है। पता नहीं कैसे पर पुलिस वालों को रॉब और केट के अफेयर के बारे में भी पता चल जाता है। अभी जब बेथ को ये लगता है कि वो चारों तरफ से बिना किसी गलती के फंस चुकी है, तो वो एक लॉयर की डिमांड करती है। इस पर उसकी लॉयर आती है और वो उसे छुड़ा भी लेती है। बेथ जैसे ही होटल पहुंचती है, जेन उसका वहां पर वेट कर रहा होता है, पर इस बार बेथ उस पर ट्रस्ट करने वाली नहीं थी। पर कुछ देर तक जेन से बात करने के बाद बेथ को लगता है कि जेन की कोई गलती नहीं है और वो कहीं ना कहीं सही भी थी, क्योंकि पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया था और उन्होंने उसे अरेस्ट इसलिए किया था क्योंकि उसके टैक्सी के एक ऐप में उस रात की सारी डिटेल्स थी जिस रात कैट का मर्डर हुआ। पर वो तो पूरी रात टैक्सी चला रहा था, इसलिए वो मर्डरर नहीं हो सकता। अचानक से बेथ का माइंड स्ट्राइक करता है कि वो अफेयर वाली बात तो सिर्फ उसे पता थी। फिर उसकी नजर उसके रूम के मिरर पे जाती है, जहाँ पर उसे एक हिडन कैमरा दिखता है, जिसे देखते वो समझ जाती है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि होटल के ओनर का है और हो ना हो उसी ने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया है और अफेयर वाली बात भी बताई है। अभी बेथ बड़ी ही चालाकी से उस ओनर के एक सीक्रेट रूम की चाबी ले लेती है और जैसे ही वो ओनर वहाँ से बाहर जाता है, वो सीधा उस रूम के अंदर जाती है, जहाँ पर कई सारे कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं, जिस पर उस होटल के सभी जगह की फुटेज दिखाई दे रही थी। अब ये सब देखकर बेथ को एक होप नजर आती है कि हो ना हो उस रात की भी फुटेज जरूर इस कैमरे में कैप्चर हुई होगी। बेथ जब फुटेज चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उस रात वो दोनों स्क्वाड केट के साथ ही थे और वो दोनों केट का पर्स चुराकर वहाँ से भागते हैं, इसीलिए केट भी उनके पीछे पीछे जाती है। वो दोनों ही जेन के टैक्सी से वहाँ से भागते हैं, इसीलिए वो भी एक टैक्सी से उनका पीछा करती है। पर वो जब वापस आती है तो वो किसी और की कार में होती है जिसने उसे ड्रॉप किया था। अभी कार को देखकर बेथ को थोड़ा थोड़ा कुछ याद आने लगता है, पर वो जब तक उस कार का नंबर नोट करती तब तक वहाँ पर होटल का ओनर आ जाता है। तभी बेथ उस पर हमला कर देती है, जिससे उस ओनर को थोड़ी सी चोट आ जाती है और मौके का फायदा उठाकर बेथ वहाँ से भाग जाती है। उधर ओनर भी बहुत चालाक होता है, इसलिए वो सारी फुटेज डिलीट कर देता है। बेथ एक बार फिर से जेन की हेल्प लेती है और उस टैक्सी का नंबर उससे पता करवाती है। तभी उन लोगों को पता चलता है कि केट उस रात पुलिस स्टेशन भी गई थी और वो आदमी कुछ और बताता। तब तक वहाँ पर पविक आ जाता है और उसे देखते ही बेथ जेन के साथ तुरंत भागने लगती है और भागते भागते वो जेन को ये बताती है कि वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि पविक की होती है और लास्ट टाइम उसी ने केट को वहाँ पर ड्रॉप किया था। पविक अब बेथ के पीछे पड़ जाता है। तभी बेथ भी
पविक पे गुस्सा करने लगती है और उससे कहती है कि मुझे सब पता है कि तुम ही ने केट को मारा है, क्योंकि उस रात जब वो होटल पहुंची तो वो काफी गुस्से में थी और तुम ही ने उसे वहाँ पर ड्रॉप किया था, क्योंकि तुम उसके साथ 1 नाइट स्टे करना चाहते थे और जिसके लिए उसने साफ मना कर दिया था। अभी पविक उसे कुछ बोलता इससे पहले ही वो एक्सीडेंटली नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उधर लेडी इंस्पेक्टर जब बाकी की फुटेज चेक करवाती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली वो कार पविक की ही होती है और वो बेथ को बताती है कि हाँ, पविक पहले भी ऐसा बहुत कुछ कर चुका है। उसने कई सारे सेक्स वर्कर्स को रेस्क्यू किया था, फिर वो उनके साथ गलत बिहेव करने लगा और उनको टॉर्चर भी करने लगा था। खैर, अभी इस बात की तो अश्योरिटी हो जाती है कि केट का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि पविक ने ही किया था। इसके साथ ही साथ बेथ को वो इंस्पेक्टर ये भी बताती है कि उस रात वाकई में उसे ड्रग दिया गया था और वो ड्रग उन स्कॉट्स ने ही दिया था। वो लोग अक्सर अपने कस्टमर के साथ ऐसा ही करते थे, फिर उनका सारा सामान लूट कर वहाँ से रवाना हो जाते थे। उसके बाद पुलिस बेथ को उसका पासपोर्ट वापस दे देती है। फिर बेथ भी जेन से आखिरी बार मिलकर अपने घर लौट जाती है। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेथ अपनी बेटी के साथ रॉब के घर जाती है। एक्चुअली अफेयर की जो बात थी उसके बाद से बेथ और रॉब एक साथ नहीं रहते थे, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो अक्सर रॉब से मिला करती थी, जिससे वो दोनों मिलकर उसका अच्छे से ख्याल रख सके। अभी रॉब को देखने से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए और बेथ उसके साथ रहने लगे, एक हैप्पी फैमिली की तरह। लेकिन बेथ ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। तभी घर से निकलते वक्त बेथ रॉब से कहती है कि उसकी कार की एक्स्ट्रा कीज उसके पास होगी। रॉब कहता है कि हाँ, शायद वो मेरे जैकेट की जेब में होगी और कार की कीज को चेक करते वक्त बेथ को वही नेकलेस का मोती मिल जाता है जो उसने केट को दिया था। बस फिर क्या था, उसके आंखों के सामने सब कुछ क्लियर हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि केट को किसी और ने नहीं बल्कि रॉब ने मारा है। यहाँ पर बेथ थोड़ा सा डर सी जाती है, इसलिए वो वॉशरूम जाने के बहाने वॉशरूम से ही लेडी इंस्पेक्टर को कॉल करती है और जब तक वो कुछ बताती तब तक रॉब डोर नॉक करता है। फिर बेथ उसे चाय के लिए बोलती है और जब वो चाय के लिए बोलती तो रॉब को लगता है कि शायद उन दोनों के टर्म्स कुछ अच्छे हो सकते हैं। रॉब जब चाय लेकर आता है तो बेथ उसे वही मोती दिखाती है और ये कहती है कि तुम ही ने केट को मारा है ना। हमेशा की तरह पहले तो रॉब झूठ बोलता है, फिर जब उसे ये लगता है कि वो चारों तरफ से फंस चुका है तो वो एक्सप्लेन करने लगता है। इसीलिए वो बताता है कि अफेयर के बाद से ही केट उसे बहुत परेशान करने लगी थी और उसे इस बात का डर था कि कहीं वो क्रोएशिया में तुम्हें सारा सच न बता दे, इसलिए मैं उसे सिर्फ मिलने आया था और बात करने। पर रॉब अभी भी झूठ बोल रहा था। एक्चुअली कैट नहीं बल्कि वो केट को परेशान कर रहा था। उस रात भी वो केट से मिलने गया था और उससे ये यकीन दिलाने लगा था कि वो सच में उससे बहुत प्यार करता है। पर केट उससे कहती है कि बेथ उसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है और वो उसे धोखा नहीं दे सकती। वो 1 नाइट स्टे बस एक गलती थी और उसे उसको लेकर कोई भी फीलिंग नहीं है, इसलिए वो सब कुछ भूल जाए। और इसी बहस के दौरान रॉब केट को धक्का दे देता है जिससे उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो समंदर में गिर जाती है। लेकिन बेथ रॉब से कहती है कि उसे उसकी कोई भी बात पे बिलीव नहीं है, क्योंकि केट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसकी मौत डूबकर हुई, मतलब जब वो पानी में गिरी तब वो जिंदा थी, लेकिन तुमने उसे नहीं बचाया, तुम उसे वहीं पर ऐसा छोड़कर चले आए। अभी रॉब को गुस्सा आ जाता है और वो बेथ पे चिल्लाने लगता है कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। पर बेथ कहती है कि हमारी सारी बात लेडी इंस्पेक्टर ने सुन ली है, इसीलिए अब तुम नहीं बच पाओगे। और रॉब को अकेला छोड़कर वो अपनी बेटी के साथ वहाँ से बाहर निकल आती है। और फ्रेंड्स, ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।